मूवी स्टोरी लाइन में आप सबका स्वागत है और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हाल ही में रिलीज हुई मूवी गोल्डन कमुइको, जो कि एक बहुत ही अच्छी जापानीज एक्शन एडवेंचर मूवी है। कहानी की शुरुआत होती है 1904 में, जब साइची सुगिमोतो रूसो जापानी वॉर के दौरान चाइना में लड़ाई लड़ रहा था। इस लड़ाई में कई जापानी और बहुत से रूसी सोल्जर की मौत हो गई। साइची और उसका दोस्त तोराजी ने इस लड़ाई में एक साथ ही हिस्सा लिया था। साइची को लड़ाई में एक गोली लगती है, लेकिन वो बच जाता है और फिर वो कई रूसी सैनिकों को भी मार देता है। इस वार में साइची को कई बार छुरा और गोली लगी, लेकिन वह मरा नहीं, इसलिए उसे अमर साइची कहा जाने लगा। मगर उसका दोस्त तोराजी उस लड़ाई में मारा गया और साइची उसे बचा ना सका। इसके बाद हमें 2 सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि साइची ने कई कहानियों में किसी छिपे हुए खजाने के बारे में सुना था और अब वो उसी खजाने की तलाश में है, क्योंकि उसे बहुत सारे पैसों की सख्त जरूरत है। वह इन पैसों का क्या करेगा, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर एक दिन होक्काइडो में एक नदी के पास सोना ढूंढते हुए वह एक आदमी से मिलता है जिसका नाम टकेचियो होता है, जो उस खजाने के बारे में जानता है। टकेचियो उसे बताता है कि आइनो जनजाति ने अपनी पवित्र भूमि को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारा सोना इकट्ठा किया था, लेकिन एक रात सभी आइनो क्रांतिकारियों को एक पागल आदमी ने मारकर उनका सारा सोना चुरा लिया, जो कि 8 बिलियन का सोना था, और फिर उसने सारे सोने को होक्काइडो के जंगल में कहीं छुपा दिया। उस पागल आदमी का नाम नोपरबो था। इसके बाद टकेचियो बताता है कि नोपरबो को इंपीरियल आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल में बंद कर दिया। उसे बहुत टॉर्चर किया गया कि वह सोने की लोकेशन के बारे में सच बता दे, लेकिन उसने नहीं बताया। वह अपने दोस्तों को चिट्ठी लिखकर सोने के बारे में बताना चाहता था, लेकिन इस तरह जेल के गार्ड को पता चल जाता, इसलिए उसने 24 कैदियों के शरीर पर खजाने के कोऑर्डिनेट का टैटू बनवा दिए, जिसे एक साथ देखे जाने के बाद खजाने तक पहुंचा जा सकता है। और फिर उसने सभी कैदियों को जेल से भाग जाने का आदेश दिया और नोपरबो ने उन सभी से वादा किया कि जो उस खजाने को ढूंढेगा उसे खजाने का आधा हिस्सा मिलेगा। तब से जिसने भी इस कहानी को सुना है, वे लोग टैटू वाले कैदियों के पीछे पड़ गए। इसके कुछ ही देर बाद अचानक टकेचियो सुगिमोतो पर हमला कर देता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चल जाता है कि ये वही सुगिमोतो है जिसे लोग अमर सुगिमोतो कहते हैं। इसीलिए वह वहां से भाग जाता है। सुगिमोतो उसके पीछे जाता है और तभी उसे पता चलता है कि टकेचियो को एक भालू ने मार दिया है। सुगिमोतो पर भी एक भालू हमला करता है, लेकिन उसे आइनो जनजाति की लड़की, जिसका नाम आसिरपा था, वह बचा लेती है। सुगिमोतो आसिरपा को टकेचियो द्वारा सुनाई गई कहानी बताता है और उसकी मदद मांगता है। आसिरपा उस कहानी पर विश्वास करती है, क्योंकि उसके पिता अक को भी नोपरबो ने मारा था। आसिरपा और सुगिमोतो को पता चलता है कि टकेचियो की पीठ के पीछे भी वैसे ही टैटू बनाए गए हैं। इसका मतलब है कि नोपरबो ने टकेचियो को भी खजाने के लिए इस्तेमाल किया था, और वह भी उन 24 कैदियों में से एक था। जिसके बाद वे दोनों टकेचियो की बॉडी के टैटू की सारी जानकारी समझते हैं। मगर उसी रात एक दूसरा भालू आसिरपा और सुगिमोतो पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार उन्हें एक सफेद भेड़िया बचा लेता है। जिसके बाद सुगिमोतो आसिरपा से कहता है कि अगर वह उसका साथ दे और उन्हें वो छुपा हुआ सोना मिल जाए, तो नोपरबो जेल में ही मारा जाएगा और इस तरह से आसिरपा अपने पिता की मौत का बदला ले सकती है। आसिरपा मान जाती है, लेकिन वह सुगिमोतो से वादा कराती है कि वह अब किसी को जान से नहीं मारेगा। आसिरपा और सुगिमोतो अब तय करते हैं कि वे बाकी के कैदियों को ढूंढेंगे जिनके शरीर पर टैटू हैं, जो शायद होक्काइडो में ही होंगे। वे दोनों ओटारू नामक एक शहर की ओर जाते हैं और स्थानीय लोगों से टैटू किए हुए लोगों के बारे में पूछताछ करते हैं, जहां से उन्हें 2 कैदी कंजीरो और योशिताके के बारे में पता चलता है। फिर वो दोनों उसका पीछा करते हुए उन्हें एक पहाड़ी में फंसा देते हैं। सुगिमोतो उन्हें मारना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने आसिरपा से वादा किया था कि अब वो किसी को नहीं मारेगा। इसलिए आसिरपा खुद ही उनके टैटू का ड्राइंग बनाती है, ताकि वे उस टैटू के जरिए सोने तक पहुंच सकें। तभी कुछ लोगों का ग्रुप, जिसका नेतृत्व ओघाटा नामक एक आदमी कर रहा था, वो उन पर हमला कर देता है। ओघाटा और उसके साथी, जो कि सेना में भी थे और डिवीजन 7 के सदस्य थे, वे भी उसी खजाने की तलाश में थे। ओघाटा एक कैदी कंजीरो को बुरी तरह मारता है और तीसरे कैदी की स्किन को चीरने की कोशिश करता है, लेकिन इस लड़ाई में
वह बुरी तरह घायल हो जाता है और मर जाता है। इसके बाद योशिता के नामक कैदी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुगीमोतो उसका पीछा करता है। वे दोनों अपनी जिंदगी बचाने के लिए एक जमी हुई नदी में गिर जाते हैं और उन्हें उस नदी से बाहर आने के लिए मिलकर काम करना पड़ता है और फिर वे एक दूसरे की जान बचाते हैं। इसके बाद योशिता के सुगीमोतो को बताता है कि सारे कैदियों का बॉस तोशिजो है, जो शिनसेंगुमी का सेनापति और एक पूर्व सामुराई है जो पहले शोगुनाट के लिए हैकोडेट की लड़ाई में लड़ा करता था। तोशिजो नोपरबो द्वारा बनाए गए टैटू वाले उन 24 कैदियों में से एक है। वह जेल से ट्रांसफर होने के दौरान वहां के बहुत से गार्ड्स को खत्म करके वहां के सभी कैदियों को भड़काने और उन्हें जेल ब्रेक का आदेश देने वाला तोशिजो ही था, और अब वह अपना ज्यादातर समय नोपरबो द्वारा कैदियों पर किए गए टैटू को एकजुट करने में बिताता है। इसके बाद हमें टोकुशिरो नामक एक आदमी को दिखाया जाता है जो 7वें डिवीजन का कमांडर है और ओघाटा का बॉस भी। त्सुरुमी पहाड़ों में ओघाटा को ढूंढता है, जहां उसे ओघाटा घायल हालत में मिलता है, लेकिन मरने से पहले ओघाटा उसे बताता है कि अमर सुगीमोतो और उसकी साथी आइनो जनजाति की लड़की आसिरपा ने हमला किया है और बाकी सभी कैदियों के पीछे पड़े हुए हैं और वो उस खजाने को पाना चाहते हैं। इसके बाद त्सुरुमी के सैनिक सुगीमोतो और असिरपा के पीछे पड़ जाते हैं। सुगीमोतो असिरपा को छुपने के लिए कहता है और उसे अलग रास्ते से जाने को कहता है, क्योंकि वह जानता था कि आर्मी केवल उसे ढूंढ रही है, और फिर वो सैनिकों से लड़कर वहां से भाग जाते हैं। वे दोनों एक बार फिर से मिलते हैं और इस बार असिरपा सुगीमोतो को एक गुफा के रास्ते अपने गांव में ले जाती है। असिरपा के अंकल सुगीमोतो से कहते हैं कि उनके लोगों ने ही दशकों सालों पहले उन गोल्ड को इकट्ठा किया था, लेकिन वो गोल्ड शापित था। वह सुगीमोतो से उसके पीछे न जाने को कहता है। इस बीच सुगीमोतो असिरपा के परिवार वालों से भी मिलता है, लेकिन उनसे मिलने के बाद उसे लगने लगता है कि उसने उसके फायदे के लिए असिरपा की जान को जोखिम में डाला है और वह अब ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वह स्वार्थी नहीं है। इसीलिए अगली सुबह सुगीमोतो असिरपा को बिना बताए अकेले ही उस गांव को छोड़कर चला जाता है और असिरपा अभी भी सो ही रही होती है। इसके बाद त्सुरुमी अपने यूनिट के कैप्टन वाडा की अनुमति के बिना पहाड़ों में ऑपरेट कर रहा होता है ताकि वह सुगीमोतो को ढूंढ सके। जब वाडा उसके सामने आता है तो त्सुरुमी उसकी उंगली काट देता है। इस दौरान उसके सर के एक हिस्से में चोट लग जाती है, जिसके बाद उसके सर से लगातार खून बहने लगता है और इसी दौरान वह एक क्रूर और बेरहम बन जाता है। जब सुगीमोतो बाकी के कन्विक्ट का पता लगाने के लिए शहर में घूम रहा था और वहां से आगे बढ़ता है, तो इसी बीच सुगीमोतो को त्सुरुमी के आदमी पकड़ लेते हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद त्सुरुमी बताता है कि वह जापानी सरकार की रूसी के साथ की गई लड़ाई के तरीके से बहुत नाराज है। उसे लगता है कि उन्हें और उनकी आर्मी को रूसी पर हमला करने का आदेश दिया गया था, लेकिन यह नहीं देखा गया कि दुश्मन के पास अपनी रक्षा के लिए क्या कुछ नहीं था और उनके पास क्या था। क्योंकि रूसी के पास अभी भी मैक्सिकन गन्स थीं, इसलिए बहुत सारे जापानी सैनिकों को खत्म कर दिया गया। इससे बुरा, जब वे घर आए तो उन्हें सरकार से कोई इनाम या मदद नहीं मिली। इसीलिए अथॉरिटी से बदला लेने के लिए त्सुरुमी गोल्ड को अपनी आर्मी के लिए फंड करने का इरादा करता है। फिर वह इसका उपयोग होक्काइडो में 7th डिवीजन को शासक वर्ग के रूप में स्थापित करने और बैटलफील्ड पर अपने पसंदीदा लोगों के सभी परिवार की मदद करने के लिए करना चाहता है। इसके अलावा वह अपना ओपियम साम्राज्य स्थापित करके सभी के लिए इनकम का एक परमानेंट जरिया बनाने चाहता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके इस नेक काम को करने का तरीका गलत है, अनैतिक और अमोरल है। वह काम तो अच्छा कर रहा है, लेकिन तरीका गलत है। दिखाया जाता है जिसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, वह उस टॉर्चर को बहुत ही दर्द के साथ सह रहा था, लेकिन वह अपनी उम्मीद नहीं खोता और किसी तरह उस दर्द को सहकर एक बार फिर से खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका निक नेम इमोर्टल है और वह उसी तरह से उन सारे टॉर्चर को झेल रहा था जो उसके ऊपर त्सुरुमी के लोग कर रहे थे, और वह उन सारे टॉर्चर को सरवाइव कर लेता है। असिरपा सुगीमोतो को ढूंढने के लिए सुगीमोतो के मोजे उस वोल्फ को दे देती है, क्योंकि वह सुगीमोतो को नहीं खोना चाहती थी, क्योंकि पहले ही उसके पिता भी उसे कुछ इसी तरह से उसे छोड़कर चले गए थे। वह उस वोल्फ को मोजे सूंघाती है ताकि वह सूंघकर सुगीमोतो का पता लगा सके, लेकिन वह वोल्फ योशिताके तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसकी मोजे उस जमी हुई नदी में गिरने के बाद योशिताके से मिक्सअप हो गई थी, और यही कारण था कि वह वोल्फ
वहां तक पहुंचा था। असिरपा योशिताके को मजबूर करती है कि वह सुगिमोतो की मदद करे, नहीं तो वह वुल्फ उसे कच्चा चबा जाएगा, और वह उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। किसी तरह वे लोग त्सुरुमी के बेस पर पहुंचते हैं, जहां से सुगिमोतो किसी तरह से बाहर निकलता है। हालांकि उनके पीछे त्सुरुमी के कुछ सैनिक लग चुके थे, मगर किसी तरह से सुगिमोतो उन्हें एक एक करके खत्म करता है और फिर वहां से भागने लगता है। लेकिन वहां से भागना आसान नहीं था, क्योंकि वो सैनिक अभी भी उसके पीछे पड़े हुए थे। तभी वहां पर हम असिरपा को देखते हैं, जो उसकी मदद करने के लिए वहां पहुंच चुकी थी। वह वहां मौजूद कई सैनिकों को खत्म करके सुगिमोतो को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि असिरपा सुगिमोतो से बहुत नाराज होती है, क्योंकि वह उसे अकेला छोड़कर आ गया था। इसके बाद सुगिमोतो असिरपा को अपनी सच्चाई बताता है। वो बताता है कि सुगिमोतो के बचपन में उसके दो दोस्त हुआ करते थे, तोराजी और उमेको। सुगिमोतो बताता है कि उसकी फैमिली को सांस की बीमारी थी, जिससे उस शहर के सभी लोगों ने उन्हें आउटकास्ट बना दिया, क्योंकि लोगों को लगता था कि अगर वह उनके संपर्क में आएंगे तो वे मारे जाएंगे। शायद इसलिए सुगिमोतो अमर हो गया, और अभी तक इतना कुछ सहने के बाद भी वह जिंदा है। फिर वो बताता है कि उसने अपना घर जलाया और गांव से निकल गया, क्योंकि इस दौरान उसके परिवार के सारे मेंबर्स मारे गए थे। इसीलिए वो गांव छोड़ने का फैसला करता है, और अब वो अपने गांव तभी लौटेगा जब वह पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाए कि उसे कोई बीमारी नहीं है। इसके कुछ साल बाद जब वह वापस आया तो उमेको और तोराजी एक दूसरे से शादी कर चुके थे, और सुगिमोतो उनके लिए खुश भी था। मगर फिर वह बताता है कि रूसो जापानी युद्ध के दौरान तोराजी ने अपनी जान सुगिमोतो को बचाने के लिए लगा दी, और अपनी अंतिम सांस लेते हुए तोराजी ने उससे कहा था कि होक्काइडो में कहीं गोल्ड छुपा हुआ है, और जिसे सुगिमोतो को ढूंढना है, और उन गोल्ड को बेचकर उसकी बीवी उमेको के अंधापन को ठीक करना है, और यही उसकी आखिरी इच्छा थी। यह सुनकर असिरपा बहुत ही इमोशनल हो जाती है, और वह समझ जाती है कि सुगिमोतो का उस गोल्ड को पाने का असली मकसद क्या है। इस कारण असिरपा सुगिमोतो की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, ताकि वह अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। इसके बाद हमें हिजेकाटा को दिखाया जाता है, जो बताता है कि वह एक रूसी व्यापारी से पैसे और बंदूक खरीदकर एजो की रिपब्लिक को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। वह पूरे गोल्ड 20,000 कान का उपयोग करके जापान के पुराने युग की तरह एक राष्ट्र स्थापित करना चाहता है। हिजिकाटा की सोच से पता चलता है कि वह मॉडर्नाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी से खुश नहीं है। वह एक डिक्टेटर बनकर होक्काइडो और शायद जापान के बाकी हिस्से पर अपनी इस क्रूरता से राज करना चाहता है, क्योंकि वह शोगुनट को एक युवा सैनिक के रूप में देख चुका है। इसके बाद हम नोपराबो को असिरपा का नाम लेते हुए देखते हैं। उसने कहा कि उसके पिता आचा तब मरे थे जब नोपराबो ने आइनू जनजाति से गोल्ड चुराया था। असिरपा एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसे नोपराबो ने नहीं मारा। असिरपा में कुछ ऐसा था जिसे देखने के बाद नोपराबो ने और खून बहाना बंद कर दिया, और फिर उसने सिर्फ गोल्ड लेकर जाने का फैसला किया। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? असिरपा को नोपराबो ने क्यों नहीं मारा? सुगिमोतो उस खजाने को ढूंढ पाएगा, और ऐसे कई राज जानेंगे हम इसके अगले पार्ट में। और इसी के साथ गोल्डन कामुई फ्रेंचाइज की पहली मूवी यहीं खत्म होती है। इस फिल्म की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। इसके बाकी के और पार्ट भी हमें आगे देखने को मिलेंगे, जिसे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, ये स्टोरी लाइन आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना, और आपको ये कहानी से क्या सीख मिलती है वो भी मुझे बताना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने एक ऐसे ही मूवी की कहानी को सुनाई थी। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लें।